भारत का संविधान, ये एसएससी का 15 साल का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा पीडीएफ है कि जिससे हर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसके बारे में पहले बताया गया है कि उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को दिया गया है और उसके बाद उसका आंसर वहाँ पे दिया गया है। तो हम देखेंगे, पहले समझेंगे भी इसको और उसके बाद फिर उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी बेस्ड एक तरह से कहेंगे कि हम, ये नोट्स है, ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, 15 साल के क्वेश्चन हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहाँ पे है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि वास्तविक लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता के लिए हमारे पास संविधान सभा के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। संविधान निर्माण के इस कार्य को महाबुद्धिमान व्यक्तियों के किसी गुट पर नहीं छोड़ा जा सकता और न ही उन छोटी समितियों की सहायता से इस कार्य की पूर्ति की जा सकती है जो मात्र हितों के संतुलन को संविधान निर्माण का नाम दे रही हो। इसे बाहरी प्राधिकार की छाया में भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। प्रभावी रूप से यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जबकि राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितियाँ विद्यमान हों और इसके लिए सामान्य जनता से उत्कंठा व स्वीकृति प्राप्त हो। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। दिसंबर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में इस मांग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश का संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही होगी। सिर्फ प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में विश्वास न रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं। अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः स्वयं भारतवासी ही तैयार करेंगे, ठीक है। वर्ष 1942 की क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। परंतु भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारों पर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया। संविधान सभा का 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 308 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और यह संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, मतलब अपनाया कब से गया, तो वो है 26 नवंबर 1949 और ये लागू कब से हो गया, तो 26 जनवरी 1950, यानी कि टोटल 60 दिन का फ़र्क है दोनों में। तो ध्यान रखिएगा, अंगीकृत और जो है इसको लागू, मतलब लागू कर दिया गया। अब देखिए क्या क्या इस पर क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि यही सच्चिदानंद सिन्हा ही सबसे बुजुर्ग आदमी थे, सबसे ज़्यादा उम्र दराज आदमी थे, इंसान थे उस टाइम जब जो है संविधान सभा का गठन किया जा रहा था। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान दिया था, भारत की संविधान सभा ने दिया था भारत के संविधान को। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो और कोई नहीं थे, वे सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का संविधान की स्थिति को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो यही जो मैं बता रहा था कि ये जो कब से इसको अंगीकृत किया गया था, ये अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं, जब ये बनाया गया था तो इसमें मूलतः अनुच्छेद थे आपके 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अभी तो कुल 422 पहुँच गए हैं। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस, किस तारीख को मिला, तो भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा 15 अगस्त 1947 को मिला। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा जो है
1946 ईस्वी को स्थापित की गई। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था किसने? परिसंघ बनाने का जो है विचार सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट 1928 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 का दस्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित थी। अब देखिए कुछ यहाँ पे विशिष्ट तथ्य हैं इसके। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी में जब भारत अपनी समृद्धि के चरम पर था, लंदन के कुछ व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में भारत से व्यापार के प्रयोजन से लंदन कंपनी की स्थापना की, भारत में स्थापना की। इन्हीं दिनों यूरोप के कुछ अन्य व्यापारी भी भारत से व्यापार करने के लिए प्रयासरत थे। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र जो है रॉयल चार्टर मिल गया उनको। शीघ्र ही इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1709 की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ भारत की राजनीतिक गतिविधियां में कंपनी के अधिकारियों ने रुचि लेना शुरू कर दिया था। वर्ष 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य जमाया। तो यहाँ पे मैं 1757 के पलासी युद्ध में से ही जो है ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटिश, उनका आधिपत्य यहाँ स्टार्ट हो गया। हुआ क्या था एक्चुअली में, ब्रिटेन की आर्मी तो बहुत कम थी, वो चाहते भी नहीं थे लड़ना, लेकिन उनके पास जो थी ना वो ग्रुप में जैसे मतभेद की नीति वो जानते थे। तो उन्होंने मीर कासिम का आपने नाम सुना होगा, सिराजुद्दौला का एक जो वफादार जो मंत्री था मीर कासिम, वो अंग्रेज़ों से मिल गया। उसके बदौलत जो है उसको अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तुम्हें जो है बंगाल का ये बना देंगे, तुम एक काम करो हमारे साथ मिल जाओ। तो मीर कासिम उनके साथ मिल गया, तो सिराजुद्दौला की उसमें हार हो गई। वहीं से भारत समझ गया कि भारतीयों को किस तरीके से, ब्रिटेन वाले जो ब्रिटिशर्स थे वो समझ गए कि कैसे भारतीयों को हम जो है जीत सकते हैं। ठीक है। 1764 में जब बक्सर के युद्ध में कंपनी ने विजय प्राप्त की, शीघ्र ही कंपनी ने अनेक भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे ना कि भारतीयों को जीतना कैसे है, इनको फूट डालो और राज करो का नीति वो अपनाते थे। उनमें से किसी एक को पैसा दे देते थे, जो उनके दुश्मन थे उनको अपने साथ मिला लेते थे, फिर उन पर कब्जा कर लेते थे। इस तरीके से होता था। भारत पर कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था का बीजारोपण किया, साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार भी तैयार किया। अब जैसे उनका पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देखिए इस अधिनियम की कुछ विशेष बातें हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखिए ये जो एक्ट्स है ना, तो इसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण कब किस एक्ट के तहत शुरू हुआ, तो हम आंसर हमारा होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। इस तरह से तो हम इसको देखेंगे कि पॉइंट वाइज किस एक्ट में क्या क्या जो है इन लोगों ने किया था, लागू किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला पॉइंट इसका है ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई। दूसरा पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को बंगाल, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे इससे ये क्वेश्चन आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मुंबई, बम्बई तथा मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा पॉइंट है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके निर्णय के विरुद्ध सम्राट के सम्मुख अपील की जा सकती थी। अब देखिए 1781 ट्रिब्यूनल एक्ट, न्यायाधिकरण अधिनियम। सपरिषद गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया। दूसरा पॉइंट इसका है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता बंगाल के सभी निवासियों पर निर्धारित की गई। तीसरा पॉइंट इसका है कंपनी की अदालतों के विरुद्ध गवर्नर जनरल को अपील की जा सकती थी। अब नेक्स्ट देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ये बात कही गई कि कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक गतिविधियों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1793। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की शक्तियों को इसके अध्यक्ष के हाथ में केंद्रीकृत किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंपनी के अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार दे दिया गया। तीसरा पॉइंट है बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813। कुछ ब्रिटिश व्यापारियों को भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया।
इस प्रकार कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु चाय के व्यापार का अधिकार कंपनी के पास ही रहा। अब नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1833। इसका पहला पॉइंट है कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए तथा कंपनी को मात्र राजनीतिक कार्य का अधिकार मिला, वो भी ब्रिटिश क्राउन के नाम पर था। नेक्स्ट इसका है बंगाल के गवर्नर जनरल संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट इसका है भारतीय कानूनों को एकीकृत एवं संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन। चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 के तहत देखिए क्या पॉइंट थे। ये जो है 1853 का एक्ट जो एक अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके तहत जो है बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के पद सृजित किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद किस चार्टर एक्ट के तहत सृजित किया गया, तो वो है 1853 चार्टर एक्ट के तहत। भारतीय शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारतीय शासन अधिनियम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर भारत सचिव नामक एक पद का सृजन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर भारत सचिव का नाम एक का पद एक सृजन किया गया। दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पे भारतीय प्रशासन केंद्रीकृत हो गया, सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, जो भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था, जो वायसराय बोलते हैं जिसको, सचिव। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो गई। अब देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1861। अब 1861 के तहत क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट इसका है गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार किया गया, उसे अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्राप्त दी गई। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है इन विधान परिषदों द्वारा पारित विधियाँ गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद ही प्रवर्तनीय थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अंग्रेजी राज्य की शुरुआत के बाद पहली बार भारतीयों को विधायी कार्य में जोड़ा गया। भारतीय शासन अधिनियम 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। पहला पॉइंट है केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। व्यवस्थापिका के सदस्यों के वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तक प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। भारत शासन अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरा पॉइंट है मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके लिए कब से एक पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसको हम। भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में। दूसरा पॉइंट है प्रांतीय विषयों को सुरक्षित व हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया तथा सुरक्षित विषयों पर गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से निर्णय लेता था, जबकि हस्तांतरित विषयों के प्रशासन वह अपने मंत्रियों के सहयोग से करता था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष तथा विधानसभा में कुल 144 और उनका कार्यकाल 3 साल का था। भारत के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई जो यूरोप में भारतीय व्यापार की देखभाल करता था। एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। देशी नरेशों का यह मंडल सामान्य हित पर विचार करता था। अब है भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम 1932 के श्वेत पत्र पर आधारित था। भारतीय संविधान का यह जो है मेन आधार बना। नेक्स्ट है 1935 का नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथ में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। संविधान की रचना। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर।
कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में एक प्रस्ताव संविधान सभा के गठन का भी था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। प्रांत से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया था। संविधान सभा के लिए कुल 389 स्थान निर्धारित किए गए, जिसमें प्रांत से 292 सदस्यों, देशी रियासतों से 93 सदस्यों तथा कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्यों को लिया जाना था। कुल 296 स्थानों के लिए, जिसमें 208 स्थान कांग्रेस को तथा 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिला, 8 स्थान स्वतंत्र प्रत्याशियों को तथा 7 स्थान अन्य राजनीतिक संगठनों को प्राप्त हुआ। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, जिसके कारण संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रारूप माउंटबेटन योजना पर आधारित था। इस योजना को 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भारत तथा पाकिस्तान 2 डोमिनियनों की स्थापना का प्रस्ताव था। तीसरा, दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण हेतु सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। चौथा, रेडक्लिफ के बारे में बता दूं कि इन्होंने, जब इनको कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है नक्शे का बंटवारा करना है, बॉर्डर खींचना है, तो इन्होंने उस टाइम बहुत ही जल्दी में थे, तो इन्होंने क्या किया कि नक्शे पर ही जो है बॉर्डर को खींच दिया। तो भारतीयों और पाकिस्तानियों को बहुत परेशानी हुई थी उस बॉर्डर को फॉलो करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस अधिनियम की प्रवर्तन तिथि 15 अगस्त 1947 थी। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं पॉइंट, 15 अगस्त 1947 से भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित सभी संवैधानिक पद स्वतः समाप्त हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवर्तन के साथ ही ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया। 7वां पॉइंट इसका है, दोनों राज्यों के स्वतंत्र सत्ता की मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार दे दिया गया। 8वां पॉइंट है, दोनों राज्यों को अपने अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया। 9वां, सिविल सेवकों की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा उनकी सेवाएं उसी प्रकार जारी रहीं। एक्सक्यूज मी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह व्यवस्था की गई थी कि दोनों देशों की व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे भारतीय शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से मेल नहीं खाते हैं। 9वां पॉइंट इसका है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान की रचना, कुछ पॉइंट इसके भी देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान की रचना के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संपूर्ण संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के दौरान पूरा किया गया। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। फिलहाल 422 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और शेष 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, लेकिन हम जनरली कहते हैं कि जो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, संविधान सभा पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रवर्तित होने के बाद यह पूर्ण प्रभुता संपन्न संस्था हो गई। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कौन थे भाई, देख लेते हैं कैसे कैसे था। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके अंतर्गत विदेश भी था, कॉमनवेल्थ संबंध विदेश मंत्रालय था, कॉमनवेल्थ संबंधित था, वैज्ञानिक शोध था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया, सूचना प्रसारण दिया गया और राज्य मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि
अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा, जगजीवन राम को श्रम, CH भाभा को वाणिज्य, रफ़ी अहमद की दवाई को संचार, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि, RK षणमुखम को वित्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति, NV गाडगिल को कार्य खदान एवं ऊर्जा। 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। संविधान सभा का 11वां एवं अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ। इसी दिन संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। अब देखिए 24 नेक्स्ट पॉइंट इसका 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। इस संविधान पर 284 सदस्यों ने एक एक करके इन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जन गण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा के रूप में इस का समापन हो गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को यह भारतीय गणराज्य की अंतरिम संसद के रूप में अवतरित हुई। नए संविधान के अंतर्गत 1952 में आम चुनाव होने पर नई संसद बनाने तक यह कार्य करती रही। तो एक तरह से अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड जो है क्वेश्चंस है, जो हमने ऊपर में जो पॉइंट्स देखे, ये SSC में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी के बेस्ड पे ये नोट्स बनाया गया है और जो क्वेश्चंस है लिए गए हैं। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है प्रस्तुत किया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? उनका संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम सरकार के सभापति गवर्नर जनरल। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इनका चयन किया गया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो भारत राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने की तिथि है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा द्वारा, अप्रत्यक्ष। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। भारत के ध्वज गति झंडा गान के रचयिता थे श्याम लाल गुप्ता पार्षद। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन टोटल हुए। संविधान सभा के संघ विधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? BR अम्बेडकर ने कहा था ये बात। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संघीय स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इतना ही देखते हैं अभी, और नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और ये जो है बहुत हेल्प करेगा SSC के एग्ज़ाम में, स्पेशली SSC के लिए है। तो आप इसको सुने, जितनी बार सुन सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।